एक लड़की जिसका चेहरा ठंडा है और दिल अंधेरा। नाम है वेंसडे एडम्स। उसकी शक्ति है साइकिक विजन्स और उसकी मंजिल है नेवरमोर एकेडमी, एक स्कूल जहां मॉन्स्टर्स और राज दोनों छुपे हैं। पर जो दिख रहा है वो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। एपिसोड 1 Wednesday's child is full of woe। स्टोरी की शुरुआत होती है नैन्सी रीगन हाई स्कूल में। स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस के लिए आ रहे होते हैं और वहीं एंटर करती है वेंसडे एडम्स, एक पेल फेस डार्क आइज वाली लड़की जिसके चेहरे पे इमोशंस दिखना मुश्किल है। जब वो अपने लॉकर के पास जाती है तो शॉक हो जाती है। उसका छोटा भाई पक्सली अंदर बंधा होता है रोप से टाइटली और उसके मुंह में एप्पल फंसा होता है। वेंसडे जैसे ही उसे फ्री करती है उसे एक साइकिक विजन आता है जिसमें वो क्लियरली देख लेती है कि किस तरह स्कूल के बुलीज ने पक्सली को टॉर्चर किया था। दूसरे ही मोमेंट में वेंसडे सीधा स्कूल स्विमिंग पूल की तरफ जाती है जहां वही बुलीज मस्ती कर रहे होते हैं। उसकी आंखों में एक अलग सी ठंडक है। वो अपने बैग से 2 प्लास्टिक बैग्स निकालती है और उनमें भर कर लाए हुए रेड बुली पिरानास पूल में छोड़ देती है। बुली इस पानी में चिल्लाते हुए बचने की कोशिश करते हैं और वेंसडे दूर से खड़ी उनके फेयर को बड़े ही फैसिनेशन तरीके से देख रही होती है। उसके लिए ये एक आर्ट परफॉर्मेंस जैसा है। अगला सीन कट होता है। वेंसडे अपने पेरेंट्स मोटेशिया और गोमेज एडम्स के साथ कार में बैठी होती है और उन्हें नेवरमोर एकेडमी ले जाते हैं। वेंसडे बिल्कुल खुश नहीं होती। उसे लगता है कि पेरेंट्स बस उसे अपनी लेगेसी झेलने भेज रहे हैं। मोटेशिया और गोमेज उसे कन्विंस करते हैं कि नेवरमोर एक मैजिकल जगह है जहां उसे अपने जैसे लोग मिलेंगे। मोटेशिया बताती है कि वेंसडे के साइकिक विजन्स सिर्फ नेवरमोर जैसी जगह पे प्रॉपर्ली समझे जा सकते हैं। कार के बीच में एक छोटी सी बात निकलती है। वेंसडे के ऊपर अब भी कोर्ट केस चल रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। ये सुन के समझ आता है कि नेवरमोर एक्चुअली एक लास्ट होप है उसके लिए। जब फैमिली पहुंचती है नेवरमोर एकेडमी, उनका वेलकम करती है प्रिंसिपल लरीसा वीम्स, जो मोटेशिया की पुरानी रूममेट रही थी। वो एडम्स फैमिली की हिस्ट्री और वेंसडे के परफेक्ट ग्रेड्स देख के इम्प्रेस्ड होती है और मिड टर्म में भी उसे एडमिशन दे देती है। मोटेशिया अपनी कंसर्न शेयर करती है। कोर्ट ने वेंसडे को थेरेपी अटेंड करने कंपलसरी बनाया है। प्रिंसिपल वीम्स कहती हैं कि उनके पास एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट है जो वेंसडे को हफ्ते में 2 बार मिलेंगी। फिर वेंसडे को उसके डॉर्म में ले जाया जाता है, ओफेलिया हॉल। ये उसकी मॉम का भी ओल्ड डॉर्म था। यहाँ उसकी रूममेट बनाई जाती है ईनड सिंक्लेयर, एक बबली रेनबो कलर और बेस्ट वेयरवुल्फ गर्ल जो वेंसडे के बिल्कुल अपोजिट है। ईनड बहुत एक्साइटेड होती है उसे स्कूल दिखाने के लिए। टूर के दौरान ईनड उसे नेवरमोर के सोशल क्लीक्स के बारे में बताती है। फैंग्स वैम्पायर्स, फर्स वेयरवुल्फ, स्केल्स सायरन्स, स्टोन्स गॉर्गन्स। वेंसडे अनइंटरेस्टेड लगती है क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ एक ही प्लान है, यहाँ से एस्केप करना। अगला दिन वेंसडे को थोड़ा रफ लगता है। सबसे पहले फेंसिंग क्लास में उसका कन्फ्रंटेशन होता है स्कूल की क्वीन बी बियांका बार्कले से, जो एक सायरन है। उनकी फेंसिंग फाइट काफ़ी इंटेंस होती है और लास्ट मोमेंट पे वेंसडे अपनी थोड़ी ज़्यादा वॉयलेंट स्टाइल से लड़ती है, जिस वजह से वो फिर से सबका अटेंशन ग्रैब करती है। स्कूल के अंदर एक छोटी सी मोमेंट होती है जब एक गार्गोयल स्टैचू गिरने वाला होता है वेंसडे पे। उस वक्त उसे जेवियर थॉप बचाता है जो एक टैलेंटेड साइकिक आर्टिस्ट है। वो रिमाइंड कराता है कि बचपन में वेंसडे ने भी उसकी जान बचाई थी, तो अब वो फेवर वापस कर रहा है। वेंसडे एक और लड़के से भी दोस्ती बनाती है, रोवन, जो थोड़ा ऑकवर्ड और थोड़ा टिमिड होता है और टेलीकाइनेटिक पावर्स रखता है। वेंसडे अपने रूम में अपने फादर का दिया हुआ गिफ्ट देखती है, एक छोटा सा थिंग लिविंग हैंड।
पहले तो वो इरिटेट होती है, लेकिन फिर उसे अपना लॉयल स्पाई और हेल्पर बना लेती है। उसका पहला मिशन होता है स्कूल से एस्केप करने का। थेरेपी के लिए वेंसडे को प्रिंसिपल वीम्स खुद लेकर जाती हैं। थेरेपिस्ट से बात करते वक्त वेंसडे एकदम ब्लंट और sarcastic होती है। बीच सेशन में वो वॉशरूम जाने का एक्सक्यूज बनाती है और विंडो से एस्केप कर जाती है। वो सामने वाले विद वेन कैफे पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात होती है टाइलर गैल्पिन से, एक लोकल बरिस्ता जो शेरिफ का बेटा है। टाइलर थोड़ा फ्रेंडली लगता है और वेंसडे उसके कॉफ़ी मशीन को फिक्स करके उससे एक डील करती है। वो उसके लिए टाउन से बाहर टैक्सी अरेंज करे। टाइलर कहता है कि 1 घंटे में वो खुद उसे ड्रॉप करेगा। उस वक्त 3 लोकल पुलिस कैफे में आते हैं और वेंसडे को हरास करने लगते हैं। वेंसडे उन तीनों को अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल से जमीन पे गिरा देती है, एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। तभी शेरिफ वहां एंट्री करते हैं और शॉक्ड हो जाती हैं कि एक लड़की ने तीनों को अकेले कैसे हरा दिया। वो जानते हैं कि ये गोमेज एडम्स की बेटी है और उसके डैड को मर्डरर बुलाते हैं। बाद में हार्वेस्ट फेस्टिवल के वक्त वेंसडे फिर अपने एस्केप प्लान का काम करती है। वो टाइलर को सीक्रेटली मीट करती है, जो उससे उसके डैड गोमेज का पुलिस रिकॉर्ड ला के देता है। दोनों क्राउड से निकलने की कोशिश करते हैं, पर फिर वही कैफे वाले पुलिस उन्हें दोबारा कन्फ्रंट करते हैं। तभी वेंसडे को एक और साइकिक विजन आता है, जिसमें वो रोवन की मौत देखती है। वो तुरंत उसके पीछे जाती है उसे बचाने के लिए। रोवन उसके सामने एक शॉकिंग बात रिवील करता है, उसकी माँ की छोड़ी हुई एक प्रोफेसी पिक्चर, जिसमें वेंसडे दिखाई गई है और लिखा है कि नेवरमोर को वो डिस्ट्रॉय कर देगी। रोवन अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त एक मॉन्स्ट्रस क्रिएचर हाइड जंगल से आता है। वो रोवन को ब्रूटली मार देता है और वेंसडे को छोड़ देता है। वेंसडे शॉक हो जाती है, उसने पहली बार ऐसे क्रिएचर को देखा है। एपिसोड के एंड में वेंसडे अपने पेरेंट्स से क्रिस्टल बॉल के जरिए बात करती है। वहाँ वो फाइनली थोड़ा सा एडमिट करती है कि शायद ये स्कूल उसके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, पर अंदर ही अंदर वो डिसाइड कर लेती है कि वो क्रिएचर और प्रोफेसी के पीछे का सच ज़रूर निकालेगी। एपिसोड 2 वो इज़ द लोनलीस्ट नंबर। एपिसोड की शुरुआत होती है जंगल में, जहाँ शेरिफ और उसके ऑफिसर्स रोवन की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। शेरिफ को वेंसडे बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि एक मॉन्स्टर ने रोवन पर अटैक किया था। उसे लगता है कि नेवरमोर एकेडमी का ही कोई स्टूडेंट जिम्मेदार है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल वीम्स इंस्टेंट करती है कि रोवन खुद भाग गया है और शेरिफ के एक्यूजेशन से वो खुश नहीं है। शेरिफ वेंसडे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और फिर जाने लगता है, लेकिन वेंसडे उसे प्राइवेट में बात करना चाहती है। प्रिंसिपल पहले मना करती है, लेकिन फिर कंडीशन रखती है कि सब ऑफ द रिकॉर्ड होगा। वेंसडे उसे कहती है कि कोई ना कोई जानबूझकर रोवन की मौत को कवर अप कर रहा है। इतने में एक ऑफिसर दरवाज़ा खोलता है और सभी को शॉक लगता है। रोवन सामने खड़ा है, जिंदा। ये देखकर वेंसडे सबसे ज्यादा हैरान हो जाती है। अगला सीन वेंसडे के थेरेपी सेशन का होता है। थेरेपिस्ट पूछती है कि वेंसडे ने मर्डर देखने जैसी झूठी बात क्यों बोली, लेकिन वेंसडे श्योर है कि उसने रोवन को एक क्रिएचर के हाथों मरते देखा। प्रॉब्लम ये थी कि कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा था। थेरेपिस्ट उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वेंसडे बिल्कुल ओपन अप नहीं करती। थेरेपी के बाद वो टाइलर से मिलती है। जब टाइलर को पता चलता है कि वेंसडे लीगली थेरेपी अटेंड करने पे मजबूर है, तो वो शॉक हो जाता है। टाइलर उसकी बात पे थोड़ा विश्वास दिखाता है, लेकिन उसे एक मैसेज आता है और वो चला जाता है। स्कूल लौटकर वेंसडे अपनी रूममेट एनिट को बताती है कि उसने डिसाइड किया है वो यहाँ रुककर रोवन का सच सामने लाएगी। वेंसडे पूछती है कि रोवन के बारे में अभी क्या गॉसिप चल रही है।
लेकिन एनेट इस टाइम पर बिजी है पोक अप कंपटीशन में और गॉसिप वाली साइड थोड़ा साइड पे छोड़ रखी है। वेंसडे रोवन को कन्फ्रंट करना चाहती है, लेकिन प्रिंसिपल वीम्स उसे बताती है कि रोवन को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है। रीजन वो नहीं बता सकती। प्रिंसिपल को लगता है कि वेंसडे की साइकिक एबिलिटीज उसे माँ से जुड़ी हुई हैं। वो उसे कहती है कि तुमने अपनी माँ से विजन्स के बारे में बात की है या नहीं। साथ ही वेंसडे को एक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चूज करने के लिए भी मजबूर करती हैं। फिर वेंसडे थिंग को कह देती है कि रोवन पर नजर रखे, क्योंकि वो अगले दिन स्कूल छोड़ने वाला है। थोड़ी देर बाद वेंसडे बियांका से मिलती है, जो जंगल में अटैक के बाद सबसे पहले उसके पास आई थी, लेकिन बियांका कुछ भी हेल्पफुल नहीं होती। उसके बाद वेंसडे जेवियर से मिलती है, जो रोवन का रूममेट है। जेवियर बताता है कि रोवन पिछले कुछ हफ्तों से बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। साथ ही वो वेंसडे को वार्न करता है कि टाइलर से दूर रहे। वेंसडे दोबारा रोवन को अप्रोच करती है और ड्राइंग के बारे में पूछती है जो उसके पास अटैक के वक्त था, लेकिन रोवन कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद एक टीचर उसे स्टेशन ले जाता है और थिंग छुपकर उसका पीछा करता है, लेकिन वहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। रोवन बाथरूम में जाकर एक ओल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। थिंग इस ट्रांसफॉर्मेशन को मिस कर देता है और थोड़ी देर बाद वही ओल्ड मैन प्रिंसिपल वीम्स में बदल जाता है। जब वेंसडे को यह पता चलता है तो वो थिंग पे गुस्सा होती है। अगले दिन कार्निवोरस प्लांट्स वाली क्लास में वेंसडे और बियांका एक तरह का नॉलेज बैटल करते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। दूसरी तरफ टाइलर और उसके डैड शरीफ के रिलेशंस और खराब हो रहे होते हैं। शरीफ को लगता है टाइलर उसके खिलाफ थेरेपिस्ट के सामने कुछ बोल रहा है, लेकिन टाइलर कहता है कि वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में बात करता है। फिर वो गुस्से में घर से निकल जाता है। वेंसडे प्लान बनाती है दोबारा जंगल जाने का एविडेंस ढूंढने के लिए। एनेट पहले मना करती है, लेकिन कंडीशन रखती है कि वेंसडे पहले थिंग से माफ़ी मांगेगी। वेंसडे थिंग से माफ़ी मांगती है और कन्फेस करती है कि उसे डर लगता है कि शायद वो खुद किसी बड़ी वैनिश की वजह। ये सुन के थिंग फिर से उसके साथ हेल्प करने को रेडी हो जाता है। वेंसडे जंगल में जाती है और वहाँ टाइलर भी होता है, जो अपने डैड का पीछा कर रहा था। वेंसडे उसे कहती है वो यहाँ प्रूव करने आई है कि रोवन सच में मर चुका है और वो अपना दिमाग नहीं खो रही। जंगल में उसे रोवन का चश्मा मिलता है और जैसे ही वो उससे उठाती है एक विजन ट्रिगर हो जाता है। विजन में वेंसडे देखती है कि जिस दिन गारगोइल इस पे गिरता है उसके पीछे रोवन था। यही नहीं, वो ये भी देखती है कि रोवन की ड्राइंग एक पुरानी किताब से ली गई थी। मिस थॉर्नहिल उसे बताती है कि ये किताब एक पुराने स्टूडेंट सोसाइटी नाइट शेड्स की थी, जो अब ऑफिशियली बंद हो चुकी है। मिस थॉर्नहिल वेंसडे की नॉलेज और एटीट्यूड से इम्प्रेस होती है और उसे एडवाइस देती है कि कभी अपनी इंडिविजुअलिटी को मत खोना। अगर कभी उससे बात करनी हो तो वो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। रात को वेंसडे छुपकर जेवियर और रोवन के रूम में जाती है। उसे एक मास्क मिलता है, लेकिन तभी जेवियर आ जाता है और वेंसडे बेड के नीचे छुप जाती है। जेवियर के बाद बियांका भी आ जाती है। वेंसडे सब कुछ ओवरहियर करती है। जेवियर कन्फेस करता है कि रोवन वेंसडे के अगेंस्ट कुछ प्लान बना रहा था। बियांका दूसरी तरफ अपने कंपटीशन के प्लान्स शेयर करती है, जिसमें वो एनेट को हराना चाहती है। अगले दिन पोक अप कंपटीशन होता है। एनेट को बियांका ने सबटोज कर दिया होता है और उसके पास कोई को पायलट नहीं बचता। वेंसडे डिसाइड करती है कि वो एनेट के साथ मिलेगी और बियांका को टक्कर देगी। कंपटीशन के बीच वेंसडे को एक और विजन होता है, जिसमें उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन उसे दिखता है कि तुम ही की हो। वेंसडे और एनेट बियांका के ट्रिक्स को उसी पे यूज करके जीत जाते हैं। एपिसोड के एंड में वेंसडे एक और बड़ी डिस्कवरी करती है।
वो सीक्रेट लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है जहां उसे वो बुक मिलती है जिसमें रोवन की ड्राइंग थी। लेकिन जैसे ही वो बुक लेकर निकलती है कोई उसे पकड़ लेता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 3 फ्रंट और वो। एपिसोड 3 शुरू होता है एग्जैक्टली जहां एपिसोड 2 खत्म हुआ था। वेंसडे को पकड़कर एक सीक्रेट रूम में ले जाया जाता है, नाइट शेड रूम। उसके सर पर एक बैग होता है और हाथ पीछे बंधे हुए हैं। जैसे ही बैग उतरता है उसके आसपास क्लोक्ड लोग दिखते हैं। वेंसडे उनमें से बियांका को पहचान लेती है और कहती है मास्क उतारो। सभी अपने मास्क उतार देते हैं। जेवियर भी वहीं होता है। जेवियर उससे पूछता है कि तुम्हें इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कैसे पता चला। वेंसडे कहती है रोवन ने दिखाया। यहाँ रिवील होता है कि नाइट शेड सीक्रेटली प्रिंसिपल की परमिशन से चल रही एक सोसाइटी है। अब सब टेंशन में है कि वेंसडे का क्या करे। जेवियर चाहता है कि वेंसडे सोसाइटी ज्वाइन करे और ओथ ले, पर बियांका इस आइडिया को स्टूपिड बोलती है। लेकिन वेंसडे को इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वो अपने आप उठती है और ये कह के निकल जाती है कि तुम सब इमेच्योर हो, किडनैपिंग का काम खराब करते हो। उसका डार्क ह्यूमर फिर से चमकता है। अगली सुबह प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करती है कि सब स्टूडेंट्स को टाउन में वॉलंटियर जॉब्स करनी होंगी और फिर कम्युनिटी लंच होगा। साथ ही एक मेमोरियल स्टैचू डेडिकेशन भी होगी टाउन स्क्वायर में और स्टूडेंट्स को बिहेव करना होगा। वेंसडे को यूरियास हीप एक एंटिक स्टोर में काम के लिए भेजा जाता है। प्रिंसिपल उससे ये भी कहती है कि तुम सेलो बजाकर नेबरिंग स्कूल बैंड के साथ परफॉर्म करोगी सेरेमनी में। टाउन में जेवियर से बात करते हुए वेंसडे फिर बोलती है कि रोवन सच में मर चुका है, लेकिन जेवियर नहीं मानता। फिर भी वो उसकी किताब वाले पिक्चर के बारे में बताता है। उसमें जो आदमी था वो जेरिको का फाउंडिंग फादर है, नाम है जोसेफ क्रैकस्टोन। उधर शेरिफ कन्विंस्ड है कि वुड्स में जो अटैक्स हो रहे हैं वो नेवरमोर से लिंक्ड हैं। लेकिन मेयर कहता है कि तुम्हें बेयर पकड़ना है, स्कूल पे ब्लेम नहीं करना, क्योंकि नेवरमोर टाउन की इकोनॉमी का मेन सोर्स है। वेंसडे अपनी रूममेट एनिथ से जॉब स्विच करती है ताकि वो पिलग्रिम वर्ल्ड जा सके और क्रैकस्टोन के बारे में और जान पाए। वहाँ ट्रबल मेकर्स यूजीन को तंग करते हैं, लेकिन वेंसडे उसे बचा लेती है। एनिथ अपने क्रश एजैक्स के साथ एंटिक स्टोर में काम करती है जहाँ थोड़ी स्कैरी चीजें होती हैं। फिर भी एनिथ एजैक्स से बात करने की कोशिश करती है और एजैक्स बिल्कुल क्लूलेस है। यूजीन को अपना लुकआउट बनाकर वेंसडे क्रैकस्टोन का ओल्ड मीटिंग हाउस तोड़कर घुस जाती है। वहाँ एक पोर्ट्रेट देखती है जिसमें एक लड़की है जो उसके विजन्स में भी आती थी। उस लड़की के हाथ में वो किताब होती है जो वेंसडे ने पहले देखी थी, लेकिन असली किताब वहाँ नहीं होती। टीचर वहाँ उसे पकड़ लेती है और उन्हें दूसरा काम दे देती है, पर वेंसडे स्टिल डिटरमाइंड है असली मीटिंग हाउस ढूंढने के लिए। वो टायलर के कैफे जाती है जहां जेवियर भी वॉलंटियर कर रहा होता है। जेवियर उसे वार्न करता है कि टायलर से दूर रहो, लेकिन वेंसडे क्लियरली कहती है मैं अपने दोस्तों का चुनाव खुद करती हूँ। टायलर उसे हेल्प के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वेंसडे खुद अकेले ही थिंग के साथ वुड्स में चली जाती है। मीटिंग हाउस में जाकर वो विजन ट्रिगर करने की कोशिश करती है। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वहां से निकलने वाली होती है एक पावरफुल विजन आता है। विजन में वो लड़की फिर दिखाई देती है। उसका नाम है गुडी एडम्स। जोसेफ क्रैकस्टोन और उसके पिलग्रिम्स उस पर विच होने का इल्जाम लगाते हैं। गुडी और उसके साथियों को एक घर में डालकर आग लगा देते हैं। गुडी की माँ कहती है तुम बच जाओ, हमारा बदला लेना। गुडी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन क्रैकस्टोन उसका पीछा करता है। वेंसडे विजन से उठती है और मॉन्स्टर को नियर बाय देख लेती है। वो उसका पीछा करती है और समझती है कि मॉन्स्टर शेप शिफ्ट करके इंसान भी बन सकता है। तभी अचानक से वहाँ जेवियर आ जाता है। वेंसडे उसे फुटप्रिंट्स दिखाना चाहती है, लेकिन बारिश उन्हें मिटा देती है।
उसे और भी शक होने लगता है कि जेवियर इतना टाइम लिए हर जगह कैसे आ जाता है। जेवियर कहता है कि उसने टायलर के कैफे वाली बात सुन ली थी और तुम्हें सेफ रखने आया था। वापस आते वक्त जेवियर विजन्स पर बात करता है। कहता है कि उसके फादर साइकिक थे और उसने लिखा था कि विजन्स अनरिलायबल होते हैं, लेकिन वेंसडे श्योर है कि रोवन की बात सही थी। क्रैकस्टोन और मॉन्स्टर सब कनेक्टेड हैं। वो कहती है, मैं सच ढूंढ कर रहूंगी, चाहे हिस्ट्री को वाइट वॉश क्यों ना करना पड़े। सेरेमनी के टाइम वेंसडे सेलो बजाती है और थिंग से स्टैचू को आग लगवा देती है। जब सभी लोग भाग जाते हैं, वेंसडे काम होकर सेलो बजाती रहती है। एक डार्क, चियोटिक और पावरफुल मोमेंट। प्रिंसिपल उस पर शक करती है लेकिन एविडेंस नहीं होता। वेंसडे उससे पूछती है कि सच क्यों छुपाया जा रहा है। प्रिंसिपल कहती है, मैं नेवरमोर को डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगी, लेकिन वेंसडे समझ जाती है कि टाउन हमेशा विचेस से नफरत करेगा। रात को मॉन्स्टर एक और इंसान पर अटैक करता है और ये सब विक्टिम के कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ एनिड अपनी पहली डेट के लिए एक्साइटेड होती है, लेकिन एजैक्स गलती से मिरर में अपने आप को स्टोन कर लेता है और नहीं आ पाता। एनिड सोचती है कि उसने उसे इग्नोर किया और उदास हो जाती है। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि हर एक कैरेक्टर कुछ न कुछ छुपा रहा है। शेरिफ भी नए क्राइम सीन की फिल्म डेवलप कर रहा होता है। तो दोस्तों, यही खत्म होती है एपिसोड 3 की स्टोरी। एपिसोड 4, वो व्हाट अ नाइट। एपिसोड की शुरुआत होती है वेंसडे के साथ, जो थिंग की मदद से काउंटी कॉर्नर्स ऑफिस में छुपकर घुस जाती है। उसका एम है मॉन्स्टर के विक्टिम्स के बारे में ज़्यादा जानना, स्पेशली लेटेस्ट विक्टिम का बॉडी एग्जामिन करना। लेकिन उसकी स्लिल्टिंग ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाती क्योंकि कॉर्नर और शेरिफ दोनों आ जाते हैं। जल्दी से वेंसडे एक कैबिनेट के अंदर घुस जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। कॉन्वर्सेशन में रिवील होता है कि किलर अपने विक्टिम से ट्रॉफीज कलेक्ट कर रहा है। शेरिफ कॉर्नर को कहता है कि ये सीक्रेट बाकी दुनिया से छुपा कर रखे। कॉर्नर खुश है क्योंकि ये उसका रिटायरमेंट से पहले का लास्ट केस है। अगली सुबह वेंसडे अपनी फाइंडिंग्स एनिड के साथ शेयर करती है, लेकिन एनिड क्राइम सीन से ग्रूसम फोटोज देखकर तुरंत बेहोश हो जाती है। क्लास में बाद में वेंसडे नोटिस करती है कि जेवियर के गाल पे स्क्रैचेस हैं। जेवियर एक्सक्यूज देता है कि फेंसिंग के टाइम उसका नेक ट्विस्ट हो गया था, लेकिन वेंसडे सस्पिशियस हो जाती है। उसका डाउट बढ़ जाता है जब वो जेवियर का सीक्रेट आर्ट रूम स्टूडियो डिस्कवर करती है। अंदर जाके वो देखती है कि जेवियर के पास मॉन्स्टर की मल्टीपल स्केचेस और पेंटिंग्स हैं। एक ड्राइंग उठाकर वो वहाँ से निकलती है, लेकिन एग्जिट पर जेवियर उसे देख लेता है। जेवियर उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही थी। वेंसडे उल्टा उसे ही सेम क्वेश्चन पूछती है। जेवियर बताता है कि ये उसका प्राइवेट आर्ट स्पेस है, लेकिन टूर देने से मना कर देता है। वेंसडे के पास वहाँ होने का कोई वैलिड एक्सक्यूज नहीं होता, तो वो तुरंत जेवियर को डांस के लिए इनवाइट कर देती है। जेवियर सोचता है कि वेंसडे उसमें इंटरेस्टेड है और खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एनिड भी एक्साइटेड होती है कि वेंसडे फाइनली ड्रेस शॉपिंग करेगी उसके साथ, लेकिन वेंसडे को शॉपिंग नॉनसेंस लगता है। उसके इंस्टेड वो टाउन में शेरिफ के ऑफिस जाती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो मिलकर काम करें। पहले तो शेरिफ हेजिटेंट होता है, पर मेयर के कांस्टेंट प्रेशर और वेंसडे की पर्सुएशन के बाद वो मान जाता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि वेंसडे उससे सॉलिड एविडेंस लेकर आए। एनिड अपने साइड पर ल्यूकस वॉकर, जो कि मेयर का बेटा होता है,
उससे मिलती है। लूकस उससे कहता है कि वो उसके साथ डांस चले ताकि वो अपनी एक्स को जेलस कर सके। एनिड सोचती है कि ये एक परफेक्ट प्लान है क्योंकि एजैक्स ने उसे सपोजली घोस्ट कर दिया था। एनिड आज जैक्स को जेलस करना चाहती है, इसलिए लूकस के साथ चलने को रेडी हो जाती है। वेंसडे जब स्टेशन से निकलती है तो उसकी मुलाकात टायलर से होती है। टायलर क्लियरली चाहता है कि वेंसडे उससे डांस के लिए पूछे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वेंसडे ऑलरेडी जेवियर के साथ जा रही है तो वो अपसेट हो जाता है। टायलर को लगता है कि उनके बीच एक कनेक्शन है, लेकिन वेंसडे ब्लंटली कह देती है कि उसके पास अभी उसके लिए टाइम नहीं है। बाद में वेंसडे यूजीन को अपने क्राइम फोटोज बी हाउस में रखने के लिए देती है। एनिड को अपने रूम में वो फोटोज पसंद नहीं आती। यूजीन भी हेल्प करता है वेंसडे को मॉन्स्टर के लोकेट करने में, क्योंकि उसने वेंसडे के बोर्ड पर एक ड्राइंग देखी होती है। दोनों लेयर जाते हैं और वहां से एक ब्रोकन क्लॉ मिलता है जो वेंसडे एविडेंस के तौर पर कलेक्ट करती है। स्कूल वापस आकर वेंसडे फिर से जेवियर के स्टूडियो आर्ट में छुपकर चली जाती है और उसके डीएनए का सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करती है। जेवियर उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच हीटेड कन्फ्रंटेशन होता है। जेवियर एक्सप्लेन करता है कि उसके मॉन्स्टर के ड्राइंग्स विजन और नाइटमेयर से इंस्पायर हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वेंसडे ने उसे डांस के लिए सिर्फ कवर अप करने के लिए इनवाइट किया था तो वो हर्ट हो जाता है। वेंसडे सैंपल और क्लॉ लेकर शरीफ को डीएनए टेस्ट के लिए दे देती है। अब जेवियर उसका डेट नहीं बचा तो वेंसडे डिसाइड करती है कि वो यूजीन के साथ डांस कैंसिल करके उसके साथ स्टेक आउट करेगी। प्लान है मॉन्स्टर की लेयर के पास उसे पकड़ने का, लेकिन सरप्राइज ट्विस्ट होता है। थिंग उसके परमिशन के बिना टायलर को एक स्वीट फेक लेटर भेज देता है जिसमें लिखा है कि वेंसडे उसके साथ डांस जाना चाहती है। टायलर एक फैंसी सूट और वेंसडे के लिए एक ड्रेस लेकर आ जाता है। वेंसडे को मजबूरी में यूजीन को कैंसिल करना पड़ता है। यूजीन इग्नोर कर जाता है अकेला ही स्टेक आउट के लिए। डांस नाइट शुरू होती है। जेवियर वेंसडे को टायलर के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में बियांका से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी सायरन पावर यूज करके उसकी फीलिंग्स डल कर दे। बियांका इंसल्टेड फील करती है और उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। वेंसडे और टायलर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वेंसडे को पता चलता है कि पहले टायलर ने जेवियर को बुली किया था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। डांस फ्लोर पे दूसरी तरफ एनिड और लूकस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन लूकस सीक्रेटली प्लान करता है पार्टी को रूइन करने का। एंड में वो और उसके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स पर रेड पेंट स्प्रे कर देते हैं। एनिड को जब लूकस का सच पता चलता है तो वो हर्ट हो जाती है, लेकिन इसी मोमेंट में उसका मिसअंडरस्टैंडिंग एजैक्स के साथ क्लियर हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और फाइनली किस करते हैं। डांस के बीच वेंसडे को एक और विजन आता है। यूजीन मॉन्स्टर के अटैक का शिकार हो रहा है। वो तुरंत पार्टी छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ जाती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। यूजीन जमीन पर पड़ा होता है बेयरली अलाइव और मॉन्स्टर ऑलरेडी गायब होता है। इस एपिसोड में सबसे बड़ा दर्द ये है कि जेवियर और टायलर दोनों ही वेंसडे की फीलिंग्स के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन वेंसडे का ध्यान सिर्फ मॉन्स्टर्स और राजों पर है। यूजीन को वेंसडे की बात मान लेनी चाहिए थी और अकेले जंगल जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन इसी कियोस्क के बीच एनिड और एजैक्स का क्यूट रोमांस थोड़ा होप और लाइट हार्टेडनेस लाता है। ये एपिसोड क्लियरली दिखाता है कि वेंसडे के इन्वेस्टिगेशन अब ज़्यादा पर्सनल हो रहे हैं। मॉन्स्टर का थ्रेट अब उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड यूजीन तक आ गया है। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 4 की पूरी कहानी। एपिसोड 5 एपिसोड की शुरुआत होती है नेवरमोर एकेडमी के एक खास दिन से।
फैमिली वीकेंड। ये वो टाइम है जब एकेडमी के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने आते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। नॉर्मली ये एक हैप्पी और इमोशनल इवेंट होता है, लेकिन वेंसडे के लिए ये एक बैटल फील्ड बन जाता है। एकेडमी के दरवाजे से अंदर आते ही हम देखते हैं गोमेज, मोटिशिया और छोटा पक्सली। उनकी एंट्री एकदम एडम्स फैमिली स्टाइल में होती है, क्लासी, थोड़ी डार्क और थोड़ी रॉयल। वेंसडे की आंखों में अपने पेरेंट्स को देखकर कोई नॉर्मल वार्मथ नहीं होती, उसके एक्सप्रेशंस एकदम ठंडे रहते हैं। मोटिशिया अपनी बेटी को हग करने की कोशिश करती है, लेकिन वेंसडे उससे दूर हो जाती है। यहीं पे हमें पहली बार दिखाया जाता है कि वेंसडे और उसकी मदर के बीच एक टेंशन छुपी हुई है, जैसे दोनों अपने तरीके से एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लैश होता ही रहता है। गोमेज एकदम एक्साइटेड है अपनी डॉटर को देखने के लिए, लेकिन वेंसडे उससे बस कोल्ड रिस्पॉन्स देती है। पक्सली इनोसेंट और क्यूट तरीके से अपनी बड़ी बहन को हग करता है, लेकिन ये स्वीट मोमेंट भी वेंसडे के ठंडे बिहेवियर के सामने हल्का पड़ जाता है। लेकिन इस इमोशनल रीयूनियन के बीच एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वेंसडे को पता चलता है कि उसके फादर गोमेज पर एक पुराना इल्ज़ाम है, मर्डर का इल्ज़ाम। बहुत सालों पहले गोमेज पर एक्यूज किया गया था कि उसने एक नॉर्मी लड़के गैरेट गेट्स को मार दिया था। उस वक्त केस क्लोज कर दिया गया था, लेकिन पूरा ट्रुथ कभी सामने नहीं आया। शेरिफ गैल्पिन, जो हमेशा से आउटकास्ट से नफरत करते हैं, अब भी मानता है कि गोमेज गिल्टी था। ये बात सुनते ही वेंसडे के अंदर एक स्पार्क जल उठता है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। अब उसका फोकस मॉन्स्टर के केस से थोड़ा हटकर अपने फादर का नाम क्लियर करने पे शिफ्ट हो जाता है। प्रिंसिपल वीम्स, जो फैमिली वीकेंड के दौरान सभी फैमिलीज को मैनेज कर रही होती हैं, एडम्स फैमिली को थेरेपी सेशन के लिए भेजती हैं डॉक्टर किनबॉट के पास। थेरेपी रूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस होती है। किनबॉट उससे पूछती है कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर करे। पक्सली रो देता है और कहता है कि उससे अपनी बहन बहुत मिस होती है। गोमेज भी इमोशनल हो जाता है और बताता है कि वेंसडे उसका दिल और उसकी प्राइड है। मोटिशिया भी अपनी मदरली इमोशंस शेयर करती है, लेकिन वेंसडे एकदम ब्लैंक रहती है, जैसे उसके लिए इमोशंस सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। उस वक्त वो एक पुलिस फाइल टेबल पर रख देती है, गोमेज के केस की फाइल। थेरेपी का सेशन तुरंत खत्म हो जाता है। मोटिशिया और गोमेज दोनों शॉक हो जाते हैं कि वेंसडे अपने फादर के डार्क पास्ट को अनकवर करना चाहती है। तभी एक और बड़ा ट्विस्ट होता है। जेरिको का कोरोनर, जो सालों पहले गोमेज के केस में इन्वॉल्व था, सुसाइड कर लेता है। उसके सुसाइड नोट में लिखा होता है कि उसने उस केस में डॉक्यूमेंट्स फॉल्सिफाई किए थे, मतलब उसने सच छुपाया था। ये सुनते ही शेरिफ गैल्पिन एकदम गुस्से में गोमेज को अरेस्ट कर लेता है। पूरा एकेडमी विटनेस बनती है इस मोमेंट का, जब वेंसडे के फादर को हैंडकफ्स में ले जाया जाता है। गोमेज चुपचाप सरेंडर करता है, लेकिन वेंसडे की आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन होती है। उसे लगता है कोई उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो मॉन्स्टर के केस को सॉल्व ना कर सके। जेल में वेंसडे अपने फादर से मिलती है। गोमेज कन्फेस करता है कि गैरेट गेट्स जेलस रेज में उन पर अटैक कर रहा था। गैरेट मोटिशिया के प्यार में पागल था और उस रात फाइट के दौरान गोमेज ने बस सेल्फ डिफेंस में लड़ाई की थी। एक्सीडेंटली गैरेट की डेथ हो गई, लेकिन वेंसडे अपने फादर के हर टल और एक्सप्रेशन नोटिस करती रही और समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। वेंसडे फिर अपनी मदर मोटिशिया के पास जाती है। एक इंटेंस कॉन्वर्सेशन होती है जहां मोटिशिया फाइनली सच एक्सेप्ट करती है। गोमेज ने नहीं, उसने गैरेट को मारा था। मोटिशिया एक्सप्लेन करती है कि गैरेट उस रात अजीब बिहेव कर रहा था। उसकी आंखें अब नॉर्मल थीं, उसके मुंह से फोम निकल रहा था, जैसे उसके अंदर कोई जहर दौड़ रहा हो।
मोर्टिशिया उससे बचने की कोशिश कर रही थी और उस फाइट के दौरान गैरेट मर गया। वेंसडे अब समझ जाती है कि सच बहुत ज्यादा गहरा है। वो अपनी मदर के साथ मिलकर गैरेट की ग्रेव खोदती है। रात का वो सीन बहुत हॉन्टिंग होता है। कब्रिस्तान में अंधेरा, हवा चल रही है और मोर्टिशिया और वेंसडे अपने एंसेस्टर की तरह अपना डार्क काम कर रही होती हैं। जब वो कॉफिन खोलती हैं तो गैरेट की बॉडी के अंदर नाइटशेड पॉइजन के साफ निशान मिलते हैं। ये एक बड़ा प्रूफ था कि उसकी डेथ नेचुरल या मर्डर से नहीं बल्कि पॉइजन के कारण हुई थी। वेंसडे को एक पावरफुल विजन आता है। उस विजन में उसे वो रात क्लियरली दिखाई देती है। गैरेट का फादर उसे नाइटशेड पॉइजन दे रहा होता है और कह रहा होता है कि वो इस पॉइजन को रेवन डांस के पंच में डाल दे। प्लान ये था कि पूरे डांस में जितने आउटकास्ट होंगे सभी मर जाएंगे। लेकिन जब गोमेज के साथ फाइट होती है, गैरेट के कोट में रखा फ्लास्क टूट जाता है और वो खुद ही पॉइजन से इन्फेक्टेड हो जाता है। उसका दिल लिटरली फट जाता है और वो मर जाता है। मतलब गोमेज या मोर्टिशिया दोनों ने मर्डर नहीं किया। ये तो एक ट्रैजिक ट्विस्ट था। गैरेट अपने ही जहर का शिकार बना। अगली सुबह वेंसडे और मोर्टिशिया मेयर वॉकर के सामने ये सबूत पेश करती है। मेयर सच मानने पे मजबूर हो जाता है। गोमेज को जेल से रिलीज कर दिया जाता है। एडम्स फैमिली फाइनली थोड़ा रिलीफ महसूस करती है। लेकिन वेंसडे के अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग जागती है। उसकी मदर उसे बताती है कि साइकिक विजन्स दो तरह के होते हैं, डव और रेवन। डव वाले लोग होपफुल और लाइट फिल्ड विजन्स देखते हैं। मोर्टिशिया एक डव है लेकिन वेंसडे एक रेवन है। उसके विजन्स हमेशा डिस्ट्रक्शन, डेथ और केओस से जुड़े रहेंगे। मतलब उसकी डेस्टिनी उसे कभी नॉर्मल नहीं रहने देगा। एपिसोड के एंड तक पैरेलल में और भी डेवलपमेंट्स होते हैं। ईनिड अपनी मदर के प्रेशर से लड़ती है जो उसे फोर्स कर रही थी वुल्फ आउट करने के लिए। ईनिड फाइनली डिसाइड करती है कि वो अपने पेस पे चलेगी। जब उसे रेडी लगेगा तभी वो अपना वुल्फ फॉर्म एक्सेप्ट करेगी। बियांका अपनी मदर से कन्फ्रंट करती है जो मॉर्निंग सॉन्ग के नाम पर कल्ट का हिस्सा है। उसकी मदर चाह रही थी कि बियांका भी वहां ज्वाइन करे लेकिन बियांका स्ट्रांगली रेजिस्ट करती है। ये दोनों साइड स्टोरीज दिखाती हैं कि हर कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी और अपने स्ट्रगल से लड़ रहा है। और सबसे बड़ा हिडन ट्विस्ट, प्रिंसिपल वीम्स एक शेप शिफ्टर है। ये रिवील तब होता है जब वेंसडे को समझ आता है कि रोवन की डेथ को कवर अप करने के लिए वीम्स ने उसका रूप लिया था। मतलब रोवन कब का मर चुका था लेकिन वीम्स ने शेप शिफ्ट करके सबको दिखाया कि रोवन जिंदा है। उसने ये इसलिए किया ताकि स्कूल की इमेज सेफ रहे और पैनिक स्प्रेड ना हो। लेकिन वेंसडे उसे ब्लेम करती है कि उसके एक्शंस की वजह से मॉन्स्टर को हंट करना डिले हुआ और यूजीन मॉन्स्टर से शिकार बन गया। और इस तरह फैमिली वीकेंड जो एक नॉर्मल इमोशनल रीयूनियन होना चाहिए था वो बन जाता है एक कोर्ट रूम ड्रामा, एक पुराने राज का खुलासा और एक ऐसी पॉइजन की डिस्कवरी जो पूरा नेवरमोर एकेडमी मिटा सकता था। गोमेज एडम्स का नाम तो क्लियर हो गया लेकिन इस केस ने वेंसडे को एक नई सच्चाई दिखा दी। कभी कभी दुश्मन सामने से अटैक नहीं करता बल्कि अपने पॉइजन के साथ छुपकर प्लान बनाता है। एपिसोड 6 क्विड प्रो वो। एपिसोड की शुरुआत होती है जब वेंसडे एक रिचुअल कर रही होती है। उसका मकसद है अपनी साइकिक विजन्स को कंट्रोल करना और अपनी एंसेस्टर गुडी एडम्स की स्पिरिट को बुलाना। जैसे ही वो रिचुअल में बिजी होती है, ईनिड आ जाती है उसे डिस्टर्ब करने और उसी वक्त एक एनोनिमस लेटर उसके रूम के नीचे स्लाइड होता है। लेटर में लिखा होता है उसे रात के 12 बजे क्रैकस्टोन क्रिप्ट में आने के लिए। ईनिड इंसिस्ट करती है कि वो भी साथ चलेगी और जब दोनों क्रिप्ट पहुंचते हैं तो सीन एकदम ट्विस्टेड होता है।
ये एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी होती है वेंसडे के लिए। सब उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, लेकिन वेंसडे को कोई खुशी नहीं होती। क्रिप्ट के अंदर वो फायर प्लेस पर लिखे हुए बर्न मार्क्स नोटिस करती है, वही लिखावट जो उसने स्कूल के लॉन पर जली हुई देखी थी। उसे तुरंत एक विजन आता है जिसमें गुडी एडम्स दिखाई देती है। गुडी उसे वार्न करती है कि क्रैकस्टोन वापस आने वाला है। साथ ही गुडी उसे बताती है कि एक रेवन साइकिक होने के नाते उसका रास्ता हमेशा अकेला होगा, मतलब वो जिंदगी में अकेली रहेगी और किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। अगली सुबह वेंसडे अपनी पार्टी से अब भी अपसेट होती है। वो थिंग्स से कोल्ड बिहेव करती है और ईनट से भी रूड होती है, जबकि वो उसके लिए गिफ्ट्स लाई थी, एक उसके पेरेंट्स की तरफ से और एक अपने तरफ से। दूसरी तरफ प्रिंसिपल वीम्स मेयर से मिलने जाती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि स्कूल के लॉन पर जो फायर मैसेज लिखा गया था उसके रिस्पॉन्सिबल लोगों को ढूंढने में मदद करे। मेयर हेल्प करने के लिए रेडी होता है और ये भी हिंट करता है कि शायद कल्प्रिट स्कूल के अंदर ही हो। ये सुनकर वीम्स उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि ऐसी बातें दोबारा मत कहना। स्कूल में जेवियर वेंसडे से क्रिप्ट वाले विजन के बारे में पूछता है। वेंसडे उसे ओपनली सस्पेक्ट करती है और कुछ भी रिवील नहीं करती। जेवियर उसे कहता है कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो वो जानती है कि उसे कहाँ ढूंढना है। बियांका अपने सब प्लॉट लेकर आती है। उसकी मुलाकात ल्यूकस से होती है जो अपनी कम्युनिटी सर्विस कर रहा होता है। बियांका नोटिस करती है कि ल्यूकस ने एक ब्रेसलेट पहना है जो उसकी माँ की कंपनी मॉर्निंग सॉन्ग का होता है। वो ल्यूकस को वार्न करती है कि उसकी माँ का सेल्फ हेल्प प्रोग्राम एक फ्रॉड कल्ट है और उसे तुरंत ऐप डिलीट करने को कहती है। लेटर ल्यूकस उसे एक डेट पे बुलाता है और सरप्राइजिंगली दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। मीनवाइल वेंसडे हॉस्पिटल जाती है यूजीन को देखने, जो अभी भी कोमा में है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर किनबॉथ से होती है, लेकिन वेंसडे उसकी थेरेपी वाली वाइफ्स इग्नोर करके वापस निकल जाती है। मेयर अपनी इन्वेस्टिगेशन में बिजी है और उसे एक शॉकिंग क्लू मिलता है। गैरेट गेट्स की सिस्टर लॉरेल की डेथ सर्टिफिकेट। ऑफिशियली उसकी ड्राइंग लिखी गई थी इंग्लैंड में, लेकिन मेयर सस्पिशियस होता है कि शायद वो अभी भी जिंदा है। ये क्लू उसके डाउट्स को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। वेंसडे टाइलर से मिलती है और उसे अपने विजन वाली पेंटिंग दिखाती है। टाइलर उसे आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये जगह एक्चुअली गेट्स फैमिली मैंशन है। ये सुनकर वेंसडे के सस्पिशंस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वेंसडे सीक्रेटली मैंशन विजिट करती है और वहां मेयर को निकलती हुए देखती है। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वो और थिंग चुपके से उसके कार ट्रंक में छुप जाते हैं। मेयर कैफे जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ब्लू कार उसे हिट कर देती है और कार तुरंत भाग जाती है। लकीली मेयर जिंदा बचा लिया जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वेंसडे तुरंत शेरिफ को बताती है कि ये सब गेट्स फैमिली से लिंक्ड है, लेकिन शेरिफ फर्मली मना कर देता है और कहता है गेट्स फैमिली के सारे मेंबर्स मर चुके हैं। स्कूल में प्रिंसिपल वीम्स फ्यूरियस होती है और अपने पूरे स्कूल को लॉकडाउन कर देती है। ऑफ कैंपस प्रिविलेजेस खत्म कर दिए जाते हैं। मिस थॉर्नहिल वेंसडे को कंसोल करती है और उसे एक फ्रैंकस्टाइन बुक गिफ्ट करती है और वार्निंग देती है कि अगर उसने रूल्स तोड़े तो उसे एक्सपेल भी किया जा सकता है। वेंसडे फिर भी हार नहीं मानती। वो टाइलर को कॉल करती है और उसे एक बर्थडे डेट के लिए बुलाती है। टाइलर एक्साइटेड होता है, लेकिन जब ईनिट को पता चलता है कि वेंसडे ने उसे ट्रिक करके स्नीकी प्लान बनाया है, तो वो भी साथ चल पड़ती है। दोनों अलग अलग सोचते हैं। टाइलर एक्सपेक्ट करता है एक प्राइवेट डेट और ईनिट सोचती है गर्ल्स नाइट आउट, लेकिन वेंसडे उन्हें सीधा गेट्स मैंशन ले जाती है।
मैंशन के अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा होता है। क्रीपी कॉरिडोर्स, ब्रोकन फर्नीचर और एक रूम जो क्लीन और फ्रेशली यूज्ड लग रहा होता है। क्लियरली कोई यहाँ रह रहा होता है। ये रूम लॉरेल गेट्स का था। सडनली टाइलर चिल्लाते हुए आता है और वार्न करता है कि मॉन्स्टर अंदर है। मॉन्स्टर चेस करता है वेंसडे और ईनट को और दोनों बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक टेरिफाइंग डिस्कवरी मिलती है। मॉन्स्टर की ट्रॉफीज, उसके विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स, बोन्स और बिलोंगिंग्स। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता और दोनों वहां से एस्केप कर जाते हैं। वापस आकर वो टाइलर को इंजर्ड देखते हैं। उसके शोल्डर पर बरीज होती हैं। जेवियर भी तब तक आ जाता है और हेल्प करता है टाइलर को सेफली ले जाने में। जब वेंसडे दोबारा मैंशन रिटर्न करती है तो एविडेंस सब क्लीन हो चुके होते हैं। कोई मॉन्स्टर का साइन नहीं, ट्रॉफीज भी गायब हैं और शेरिफ फ्यूरियस होता है। वेंसडे को ब्लेम करता है कि उसने अपने बेटे की जान खतरे में डाली। वो वेंसडे को टाइलर से दूर रहने के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है। वीम्स भी वेंसडे पर और ज़्यादा एंग्री हो जाती है और उसे वार्न करती है कि अब सिर्फ एक ही चांस बचा है स्कूल बचाने का। वेंसडे उसे रोवन की प्रोफेसी और अपने विजन्स की पेंटिंग्स दिखाती है और फाइनली वीम्स रिलक्टेंटली उसे एक और मौका देती है। रूम में लौटकर वेंसडे देखती है कि ईनट अपना सामान पैक करके जा रही है। वो हर्ट है और वेंसडे से कह देती है कि अब वो उसके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वेंसडे ने उसे ट्रिक करके खतरे में डाल दिया था। वेंसडे ऑफिशियली अपने रूम में अकेली रह जाती है जैसा गुडी एडम्स ने कहा था। रात को वेंसडे एक ओल्ड म्यूजिक बॉक्स एग्जामिन करती है जो उसने लॉरेल के रूम से उठाया था। उसमें उसे कुछ शॉकिंग फोटोग्राफ्स मिलते हैं। कोई उसकी हर मूव को स्टॉक कर रहा था और उसकी सीक्रेटली फोटोज ले रहा था। एपिसोड के एंड में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। कोई अननोन पर्सन हॉस्पिटल में छुप कर जाता है और मेयर को मार देता है और वेंसडे अपने स्टॉकर के लिए एक चिलिंग मैसेज छोड़ देती है। आई नो यू आर वॉचिंग मी एंड आई एम वॉचिंग यू टू। 7 की एक एपिसोड जहां हर सेकेंड सस्पेंस और बिट्रेयल से भरा हुआ है। स्टोरी स्टार्ट होती है मेयर वॉकर के फ्यूनरल से। पूरा टाउन उसके अंतिम संस्कार में जमा है। वेंसडे थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही होती है। तभी उसकी नज़र एक शैडोई फिगर पर पड़ती है जो दूर से फ्यूनरल देख रहा होता है। उसका क्यूरियोसिटी लेवल हाई हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे जंगल में उस मिस्टीरियस आदमी के पीछे लग जाती है। कुछ देर चेस करने के बाद वो उसे पकड़ लेती है और सरप्राइज, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल फेस्टर होता है। फेस्टर कहता है कि वो टाउन में सिर्फ हाइड होने आया है क्योंकि उसका लॉ के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। वेंसडे उसे बी हाउस में छुपा देती है ताकि वो सेफ रहे। फेस्टर उसे कहता है कि वो उसके केस में हेल्प करेगा। वो बताता है कि उस मॉन्स्टर का नाम हाइड है। फेस्टर के कहने पे वेंसडे नाइट शेड्स के सीक्रेट रूम में जाती है और वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। फॉकनर नाम के आदमी की डायरी। फॉकनर एक ट्रैवलर था जो दुनिया भर के आउटकास्ट के बारे में लिखता था। फ्यूनरल के बाद ईनट अपने कुछ सामान लेने वेंसडे के रूम में आती है, लेकिन असल में वो बस ये देखना चाहती है कि वेंसडे ठीक है या नहीं। दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि ईनट गुस्से में रूम छोड़कर चली जाती है। वेंसडे एक बार फिर अकेली हो जाती है। रात में वेंसडे नाइट शेड्स के सीक्रेट रूम में छुप के जाती है, लेकिन वहाँ उसे जेवियर मिलता है। दोनों के बीच इंटेंस आर्ग्यूमेंट होता है। जेवियर कहता है कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कौन तुम्हारा दोस्त है। वो हमेशा उसकी साइड में रहा, उसकी लाइफ बचाई, लेकिन वेंसडे हमेशा उस पे शक करती है। वेंसडे कहती है कि तुम हमेशा मॉन्स्टर के अटैक के बाद वही मिलते हो, तुम्हारी ड्राइंग्स में वही क्रिएचर है, फिर भी तुम कहते हो कि तुमने उसे कभी नहीं देखा।
जेवियर पूछता है, अगर तुम्हें लगता है मैं मॉन्स्टर हूँ तो फिर मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? वेंसडे सीधा सीधा कहती है, शायद इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। जेवियर चला जाता है और उसके बाद अंकल फेस्टर वेंसडे को वो डायरी दिखाता है। वेंसडे उस डायरी से सीखती है कि हाइड्स आर्टिस्ट होते हैं, एक म्यूटेशन से बॉर्न क्रिएचर। उसका मॉन्स्टर साइड डोरमेंट होता है जब तक कोई ट्रॉमेटिक इवेंट, केमिकल इंड्यूसमेंट या हिप्नोसिस से उन्हें अनलीश ना करे, और जिन्होंने उन्हें अनलीश किया वो उनका मास्टर बन गया। वेंसडे को समझ आ जाता है, एक नहीं दो किलर्स हैं, मॉन्स्टर और उसका मास्टर। नेक्स्ट मॉर्निंग वेंसडे जेवियर पर नजर रखती है। फेस्टर के साथ वो चुपके से उसे फॉलो करती है। जेवियर डॉक्टर किनबॉट से मिलता है और वेंसडे सोचती है कि शायद किनबॉट ही हाइड का मास्टर है। वो प्रिंसिपल के पास जाकर सब कुछ बताती है, लेकिन शॉक होती है जब देखती है डॉक्टर किनबॉट ऑलरेडी प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी है। वेंसडे तुरंत चुप हो जाती है और बात बताने का प्लान कैंसिल कर देती है। उसके बाद वेंसडे कैफे जाती है और टाइलर को डायरी दिखाती है। टाइलर का फादर वहां आता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका ध्यान फेस्टर को ढूंढने में है, जिसका कनेक्शन एक बैंक रॉबरी से निकला है। शेरिफ जाने के बाद टाइलर वेंसडे से कहता है कि वो उसे एक डेट पे ले जाना चाहता है। वेंसडे मना करती है, लेकिन टाइलर इंसिस्ट करता है और फाइनली वो मान जाती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि लॉकडाउन होने के बावजूद वो क्रैकस्टोन क्रिप्ट में मिलेंगे। वेंसडे थिंग को कह देती है कि डायरी का ख्याल रखे और खुद डेट पर चली जाती है। क्रिप्ट में टाइलर ने एक स्वीट सेटअप किया था, कैंडल लाइट, स्नैक और थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस। वेंसडे जो कभी इमोशन शो नहीं करती, उस मोमेंट में जेन्युइनली एंजॉय करने लगती है। टाइलर उसे कहता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, कुछ और भी बन सकते हैं। और तभी वहां पुलिस आ जाती है फेस्टर को ढूंढते हुए, और उनका डेट खराब हो जाता है। वेंसडे रूम में लौटकर आती है और सभी शॉक हो जाते हैं। डायरी गायब है और थिंग स्टैब्ड पड़ा होता है। उसका दिल टूट जाता है। वो बिना सोचे समझे थिंग को फेस्टर के हाइड आउट में ले जाती है। फेस्टर और वो दोनों मिलकर उसकी जान बचाते हैं। बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली थिंग वापस सांस लेने लगता है। वेंसडे उसके हाथ को पकड़कर प्रॉमिस करती है, जिसने भी ये सब किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके अंदर रिवेंज की आग जल उठती है। अगली सुबह वो मिस थॉर्नहिल और प्रिंसिपल लरेसा की डायरी चोरी होने के बारे में अपडेट करती है। प्रिंसिपल खुश नहीं होती। वेंसडे पूछती है, आपने मुझे मॉन्स्टर का असली नाम क्यों नहीं बताया? लरेसा कहती है कि वो सिर्फ स्कूल और उसकी लेगेसी को प्रोटेक्ट कर रही थी। जब वो पूछती है वेंसडे से कि वो किस पर शक कर रही है, वेंसडे चुप रहती है। उसे लगता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अगले दिन बियांका वेंसडे के पास आती है और बताती है कि ल्यूकस ने अपने डैड के लैपटॉप में कुछ एविडेंस देखा। मेयर शायद लॉरेल को पहचान गया था और इसी वजह से उसका मर्डर हुआ। वेंसडे डिसाइड करती है कि वो डॉक्टर किनबॉट का सामना करेगी। वो उसके ऑफिस जाती है और सीधा कह देती है कि वो हाइड की मास्टर है। डॉक्टर शॉक हो जाती है और कहती है, वेंसडे तुम पागल हो गई हो। वेंसडे उसे सुनने के बजाय गुस्से में वहां से निकल जाती है। जैसे ही किनबॉट प्रिंसिपल को फोन करके वेंसडे के बिहेवियर की कंप्लेन करती है, मॉन्स्टर अटैक करता है और डॉक्टर किनबॉट को मार डालता है। वेंसडे समझती है ये सब खत्म करना ज़रूरी है। वो जेवियर के सीक्रेट आर्ट स्टूडियो में जाती है। वहाँ पे अपने सब कलेक्टेड एविडेंसेस रख देती है ताकि पुलिस उसे पकड़ ले। जेवियर प्रोटेस्ट करता है, कहता है वो इनोसेंट है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और केस क्लोज समझा जाता है। रात में एनट वापस वेंसडे के रूम में आती है। दोनों के बीच फाइनली पीस होता है। वो गॉसिप करती है वेंसडे के टाइलर के साथ डेट के बारे में। एनट कहती है तुम्हें उससे मिलना चाहिए। वेंसडे भी अग्री करती है। वेंसडे कैफे जाती है जहां टाइलर नाइट शिफ्ट में काम कर रहा होता है। वेंसडे कहती है
जेवियर के अरेस्ट के बाद उसने अपने ट्रस्ट इश्यूज पे सोचना स्टार्ट कर दिया है। दोनों फाइनली पास आते हैं। वेंसडे जैसे ही टायलर को टच करती है उसे एक विजन दिखाई देता है। उस विजन में वो देखती है टायलर ही मॉन्स्टर है और वो डॉक्टर किनबॉट का किलर है। वेंसडे का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत कैफे से भाग जाती है। उसके चेहरे पे शॉक और डर दोनों साफ दिखाई देते हैं। टाइलर वहां कंफ्यूज्ड खड़ा रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि अभी क्या हुआ था। और यहीं पर एपिसोड एंड होता है एक चिलिंग रिलेवेशन के साथ, जहां वेंसडे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मिल गया है, वो भी उसी इंसान के रूप में जिसे वो पसंद करने लगी थी। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 8 मर्डर ऑफ वोज। एपिसोड की शुरुआत होती है एक डार्क और टेंस एटमॉस्फेयर के साथ। वेंसडे वुड्स में खड़ी है और सामने खड़ा है टाइलर। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो इनोसेंस है जो वेंसडे को और ज्यादा सस्पेक्ट लगती है। वेंसडे उसे सीधा कन्फ्रंट करती है, तुम ही हाइड हो। टाइलर थोड़ा हंसता है और बोलता है, अगर तुम्हें लगता है मैं हाइड हूँ तो तुम अकेली जंगल में मुझसे मिलने क्यों आई हो। वेंसडे ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, मैं अकेली नहीं आई। तभी पीछे से बियांका और कुछ साइलेंस दिखाई देते हैं और बियांका अपनी पावर से टाइलर को सिडेट कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जेवियर के आर्ट स्टूडियो में। टाइलर को एक कुर्सी पे बांध दिया जाता है और उसके हाथ में लोहे की जंजीर है। वेंसडे के चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन है। वो उससे पूछती है, तुम्हारी माँ भी एक हाइड थी, हाँ या ना? ये सब तुम्हें उन्हीं से मिला है। टाइलर फेक टीयर्स के साथ कहता है, सिर्फ एक आउटकास्ट का बेटा होने का मतलब ये नहीं कि मैं भी मॉन्स्टर हूँ। लेकिन वेंसडे उसके इमोशंस के झांसे में नहीं आती। वो उसके सामने टूल्स रख देती है, लाइट टॉर्चर का सेटअप। साइरस डर जाते हैं, उन्हें ये बारबरिक लगता है और वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो प्रिंसिपल को सब बता देते हैं। सीन कट होता है प्रिंसिपल के ऑफिस में। प्रिंसिपल लरेसा तुरंत शेरिफ को कॉल करने लगती है, जो उस वक्त डॉक्टर किनबॉट के रिकॉर्डिंग्स सुन रहा होता है, जिसमें थेरेपिस्ट टाइलर के ट्रॉमा के बारे में बात कर रही होती है। उसके मुताबिक टाइलर अपनी माँ की डेथ से मेंटली शैटर्ड था। शेरिफ तुरंत नेवरमोर पहुंचता है और वेंसडे को रोक लेता है। टाइलर को आजाद करवा दिया जाता है। शेरिफ वेंसडे को वार्निंग देता है, अगर फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं खुद तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। वेंसडे जब पुलिस स्टेशन से निकलने वाली होती है, टाइलर कहता है, एक मिनट, मुझे उससे अकेले बात करनी है। वहां वो अपना मास्क उतारता है और असली टाइलर सामने आता है। वो कन्फेस करता है, हाँ मैं ही हाइड हूँ। हर बार जब मैं किसी को मारता हूँ मुझे उनके डर में मज़ा आता है। तुम्हें लगता है तुमने मुझे पहचान लिया, तुम्हें अभी अंदाज़ा भी नहीं कि आगे क्या होने वाला है। उसके वर्ड्स वेंसडे के दिमाग में गूंज जाते हैं, द काम बिफोर द केओस। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल लरेसा फाइनली हार मान लेती है। वो कहती है, बस अब बहुत हो गया। वो वेंसडे को एक्सपेल कर देती है। वेंसडे उससे एक मौका और मांगती है। वो कहती है, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो टाइलर को पकड़ने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल कहती है, मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ वेंसडे, तुमने मुझे भी गलत प्रूव कर दिया। हार्ट ब्रोकन वेंसडे जेल में जेवियर से मिलने जाती है। वो कोल्ड टोन में बोलता है, मैं सेल में बंद हूँ और तुम टाइलर के साथ किस शेयर कर रही थी। वेंसडे गिल्ट में कह देती है, मुझे अब सब समझ में आ गया है, तुम हाइड नहीं हो, टाइलर ही हाइड है। जेवियर सरकास्टिकली कहता है, तुम सिर्फ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स ला सकती हो, शायद अब जाने का टाइम आ गया है। वेंसडे कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप चली जाती है। अगली सुबह वेंसडे अपना सामान पैक करती है। इनिट के साथ उसका फेयरवेल सीन होता है।
दर्द भरा और इमोशनल। वो दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं। वेंसडे बियांका और नाइट शेड्स को भी बाय कहती है और वार्न करती है जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहना। मिस थॉर्नहिल उसे एक वाइट ओलिएंडर प्लांट गिफ्ट करती है कहकर गुड बाय वेंसडे। ये मोमेंट इतना इनोसेंट लगता है पर इसके अंदर एक जहर छुपा है। टाउन छोड़ने से पहले वेंसडे यूजीन से मिलने जाती है जो कोमा से फाइनली जाग गया है। यूजीन कहता है उस रात मैंने किसी को देखा था, उसने मॉन्स्टर का लेयर जलाया, उसके बूट्स लाल थे, मुझे नहीं लगता डॉक्टर किम्बोथ थी। वेंसडे के दिमाग में तुरंत फ्लैश होता है रेड बूट्स, मिस थॉर्नहिल और सब कुछ क्लियर हो जाता है। वेंसडे वापस नेवरमोर लौटती है और मिस थॉर्नहिल यानी लॉरेल का सामना करती है। वो कहती है टायलर ने सब कुछ कन्फेस कर दिया। मिस थॉर्नहिल कहती है क्या सच में? तभी पीछे से टायलर रूम में आता है लेकिन ये रियल टायलर नहीं, ये एक्चुअली प्रिंसिपल लरेसा होती है जो शेप शिफ्टेड फॉर्म में आई होती है। मिस थॉर्नहिल फंस जाती है। वेंसडे कहती है अब तो सब साबित हो गया। लरेसा अपनी असली शेप में आती है और कहती है कोऑपरेट मिस थॉर्नहिल, लेकिन लॉरेल एक डेविलिश स्माइल के साथ नाइट शेड पॉइजन इंजेक्ट कर देती है प्रिंसिपल के गले में और उसे मार देती है। फिर एक स्पेड से वेंसडे के सिर पर वार करती है। वेंसडे बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वेंसडे क्रैकस्टोन के क्रिट में चेन से बंधी होती है। लॉरेल अपना पूरा प्लान बताती है। टायलर ने जो बॉडीज लाए थे उनके पास से मैं क्रैकस्टोन को वापस ला रही हूँ और तुम वेंसडे गुडी के डिसेंडेंट हो, तुम्हारा खून उसका लॉक तोड़ सकता है। ब्लड मून का टाइम शुरू हो गया है और रिचुअल एक्टिवेट हो रहा है। शेरिफ को यूजीन के पेरेंट्स कॉल करते हैं। नेवरमोर में कुछ गलत हो रहा है। वो तुरंत वहां से निकलता है पर सब पुलिस कार के टायर्स कट मिलते हैं। वो जेवियर को लेकर जा रहा होता है लेकिन डिसाइड करता है पहले स्कूल बचाना जरूरी है। वो जेवियर को कार में छोड़कर चला जाता है पर थिंग जेवियर को छुड़ा लेता है। क्रिप्ट में थॉर्नहिल रिचुअल स्टार्ट कर देती है। क्रैकस्टोन का सार्कोफेगस खुलता है और वो जिंदा हो जाता है। उसका चेहरा क्रीपी और अनडेड है। वो कहता है टाइम टू फिनिश व्हाट आई स्टार्टेड। वेंसडे उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन क्रैकस्टोन उसके दिल में छुरा घुसा देता है और छोड़कर चला जाता है। वेंसडे जमीन पर होती है, वो भी खून से भरी हुई। तभी गुडी एडम्स का स्पिरिट आता है। वो कहती है मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ लेकिन फिर मैं कभी नहीं मिलूंगी। वेंसडे रोती है पर अग्री करती है। गुडी अपनी स्पिरिट उसमें डाल देती है और वेंसडे फिर से जीत के लिए उठ जाती है। ईनिड नाइट शेड्स को गैदर करती है। वो कहती है वेंसडे को बचाना होगा और फिर उसकी बॉडी ट्रम्बल होने लगती है। फाइनली वो अपने वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। पहली बार पूरी ट्रांसफॉर्मेशन। वेंसडे क्रिप्ट से निकलकर क्रैकस्टोन का सामना करती है लेकिन बीच में टायलर आ जाता है हाइट फॉर्म में। वो उस पर हमला करता है पर ईनिड वुल्फ फॉर्म में जंप करके उसे बचा लेती है। दोनों मॉन्स्टर का टकराव होता है, एक वेयरवुल्फ वर्सेस एक हाइड। जंगल में रात भर फाइट चलता है। शेरिफ उस जगह पहुंचता है और टायलर के मॉन्स्टर फॉर्म पे गोली चला देता है। टायलर हर्ट हो जाता है और ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। स्कूल में क्रैकस्टोन और वेंसडे का फाइनल बैटल शुरू होता है। क्रैकस्टोन मैजिक से स्कूल को जला रहा होता है। बियांका और जेवियर भी जाते हैं हेल्प करने। वेंसडे अपनी तलिस्मैन को पकड़ती है और गुडी के शब्दों को याद करती है। वो क्रैकस्टोन के दिल में नाइफ घुसा देती है और वो धूल बनकर उड़ जाता है। लॉरेल फिर गन लेकर आती है पर यूजीन अपने बीस को उस पर छोड़ देता है। वो उसके ऊपर हमला करते हैं और उसका अंत कर देते हैं और नेवरमोर फाइनली सेफ है। कुछ दिनों बाद वेंसडे अपनी नोवेल कंप्लीट करती है। वो और ईनिड प्रिंसिपल लरेसा के ऑफिस में जाके रिस्पेक्ट पे करते हैं। वो कहती है शी डाइड प्रोटेक्टिंग दिस प्लेस।
सेमेस्टर कैंसिल हो जाता है। इनिट कहती है तुम सैन फ्रांसिस्को आना कभी। वेंसडे प्रियंका का भी थैंक्स करती है और जेवियर से मिलती है। वो उसे एक फ़ोन गिफ्ट करता है अगर कभी टेक्स्ट करना हो तो। वेंसडे थोड़ा स्माइल करती है पर जवाब नहीं देती। जब वो घर वापस जा रही होती है उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, आई एम वॉचिंग यू। और रास्ते में वो पुलिस वैन को देखती है जिसमें टायलर को ले जा रहे होते हैं। कैमरा जूम करता है और टायलर फिर से हाइट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और ये सीजन एंड हो जाता है।